नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। इंदौर में फुटपाथ पर भिक्षावृत्ति से जुड़े बेसहारा लोगों को, वृद्ध लोगों को निगम की कचरे वाली गाड़ी से हटाने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने इस पर तल्ख तेवर दिखाते हुए नगर निगम के उपायुक्त प्रताप सोलंकी को सस्पेंड कर दिया। 2 अन्य कर्मचारियों को भी इस मामले में निलंबित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों के प्रति अमानवीय बर्ताव किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने इस संबंध में इंदौर कलेक्टर को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी घटना दोहराई न जाए। आपको बता दें कि ठंड को देखते हुए नगर निगम की गाड़ी से बेसहारा लोगों को रोड किनारे से उठाकर रैन बसेरा ले जाया गया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने इस पर खुद संज्ञान लिया। बाईस फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने तंज कसा, आरोप लगाया कि बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी सत्र टालने का प्रयास करेगी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का यह आरोप है कि पहले सत्रों की तरह अब की बार भी संशय की स्थिति है कि ये सत्र होगा भी कि नहीं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराना चाहती। इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहा। पहले यह भी तय कर लिया जाए कि सत्र होगा कि नहीं होगा, फिर क्या साजिश रचने वाला है विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर, उस पर भी जरा ध्यान तो देना पड़े। क्या अंदेशा क्या है? अंदेशा तो पहले भी था। हम लोग तो शुरू दिन से चाह रहे हैं कि विधानसभा में चर्चा होना चाहिए, विपक्ष को बुलाना चाहिए। भाई हम लोग तो कांग्रेस पक्ष, विरोध पक्ष जो है जनता के मुद्दे रखेंगे वहाँ पे, और जब मुद्दे रखेंगे तो हो हल्ला होगा। हो हल्ला के नाम से ये उसको स्थगित कर सकते हैं। ये बहुत से तरीके हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना नहीं चाहते। देखिए, विधानसभा सत्र को आहूत करते हैं महामहिम राज्यपाल, और महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल साहब ने ये सत्र आहूत किया है। उन पर शक करना कांग्रेस की नीयत, कांग्रेस की सोच बताती है कि किस प्रकार ये संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल खड़ा करते हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में तिरंगे के अपमान के विरोध में होशंगाबाद में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने इस दौरान एक स्वर में कृषि बिलों का समर्थन भी किया। वहीं राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और हिंसा को भड़काने वालों की जमकर निंदा की। किसानों ने कथित तौर पर किसान विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी पर एफआईआर दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। दायित्वों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कहीं हमारा मनोबल टूटे, मोदी जी के प्रति हमारा मनोबल टूटे, लेकिन देखिए इस देश के प्रधानमंत्री को देखिए, इस देश के कृषि मंत्री को देखिए, क्या अस्पताल में हाथ डालने का हमला किया। ऐसे लोगों को क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनके कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। मैं आज आपको बताता हूँ 1800 उपद्रव मान और शान को खंडित करने का प्रयास किया है, ताकि कहीं ना कहीं हमारा मनोबल टूटे, मोदी जी के प्रति हमारा मनोबल टूटे। लेकिन देखिए, इधर मध्य प्रदेश में किसानों को मिलने वाले डीजल पर वैट कम करने के सवाल पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ज्यों-ज्यों ठीक होती जाएगी, सरकार डीजल सस्ता करने पर आगे विचार करेगी। किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी पर ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए सरकार अब चना, सरसों, मसूर की खरीदी गेहूं के साथ ही करेगी। इसके लिए सोमवार से पंजीयन शुरू किए जाएंगे और 15 मार्च से खरीदी शुरू हो जाएगी। चना, सरसों और मसूर की खरीदी विपणन संघ करेगा। इसमें विचार कर रहे हैं। सुनिए, जैसे जैसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक होते जाएगी इस पर भी विचार करेंगे। एक सोमवार से पंजीयन शुरू हो जाएगा गेहूं का, जैसे शुरू हुआ है इसे चना, सरसों, मसूर का, और खरीदी भी 15 मार्च से गेहूं की शुरू होगी, तो इसकी भी शुरू होगी। अलग अलग होगी, इनकी खरीदेंगे फुट वाले और चना, सरसों, मसूर खरीदेंगे विपणन संघ के माध्यम से, और सेंटर भी गाँव-गाँव करेंगे ताकि किसान को गाँव में ही सुविधा हो जाए।
मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक यातायात के वाहनों में जल्दी एक पैनिक बटन लगाए जाएंगे। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यात्री बसों के अलावा ओला, उबर, कैब जैसी टैक्सियों में भी ये बटन होंगे। इस परियोजना के तहत भोपाल में कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया, जल्दी मूर्त रूप दिया जाएगा। अभी तक आपात परिस्थिति में ट्रेन में जंजीर खींचने की व्यवस्था है, लेकिन इस प्रणाली में लोकेशन पता नहीं चलती। पैनिक बटन से कमांड सेंटर में पीड़ित यात्री की सही लोकेशन तुरंत ट्रेस होगी और इसके बाद उसे फौरन मदद पहुंचाई जाएगी। बसों के साथ में ओला, उबर, टैक्सियां और जो भी ऐसे वाहन जिन पर हमारे यात्री पुरुष, महिलाएं, बच्चे आते हैं, अब ऐसा सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं परिवहन विभाग कि यहाँ अगर पैनिक बटन कोई महिला, बच्चा, पुरुष आपातकाल में दबा देता है तो उसकी कमांड रहेगी भोपाल में और हम लोगों को पता लग जाएगा विभाग के लिए वहाँ कहाँ ये घटना घटी है, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इंदौर में 5 साल की बच्ची के सामने महिला की गला रेत कर हत्या करने के मामले में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उनके नाबालिग की शादी वाले बयान पर पूरी बीजेपी हंगामा कर रही थी, मगर महिलाओं की सुरक्षा पर कोई कुछ नहीं बोलता। सज्जन सिंह वर्मा ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर भी राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। 25 साल की युवती का उसकी बेटी के सामने गला रेत के हत्या कर दी गई। मेरा सीधा आरोप शिवराज चौहान पे है कि तुम एक बिना विजन वाले मुख्यमंत्री हो, तुम्हारा कोई विजन इस मध्य प्रदेश के बारे में नहीं है। मेरा अनुरोध है कि ये मामा की पदवी छोड़ दो, एक साधारण राजनेता बनके प्रदेश की इन अबोध बच्चियों की रक्षा के लिए आगे आ जाओ। मध्य प्रदेश में लव जिहाद रोकने के नाम पर लागू किए गए धर्म स्वातंत्र्य कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भोपाल के एक लॉ स्टूडेंट अमृतांश नेमा ने जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें धर्म स्वातंत्र्य कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, प्रदेश के विधि एवं विधायी विभाग और गृह विभाग के खिलाफ नोटिस जारी कर कानून पर विस्तार से जवाब मांगा है। इस याचिका में कहा गया कि धर्म स्वातंत्र्य कानून के कई प्रावधान संविधान से मिले मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। याचिका में कानून की धारा 4, 10 और 12 को संविधान की मूल मंशा के विरुद्ध बताया गया है। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। संविधान हम सभी को समता, समानता, स्वायत्तता और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उन अधिकारों को राज्य सरकार इस अध्यादेश के माध्यम से हमसे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से छीनना चाहती है। किंतु हमें आशा है कि जब न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो माननीय उच्च न्यायालय अपने आदेशों के माध्यम से संविधान की मूल भावना को अक्षुण्ण रखेंगे। जबलपुर में 22 दिसंबर की रात नगर निगम मार्केट की जर्जर इमारत गिरने से 2 भिखारियों की मौत के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। हाईकोर्ट ने जर्जर इमारतों को वक्त रहते न हटाने और इसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई न होने पर जवाब भी मांगा। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, जबलपुर नगर निगम, कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में भिखारियों और खासकर बेसहारा घूमने वाले बच्चों के लिए शेल्टर होम बनाने की मांग है। याचिका में कहा गया, बेसहारा बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कानून हैं, लेकिन पालन होता नहीं है। ऐसे में भिखारियों के अलावा ये बच्चे कई जगह भीख मांगते नजर आते हैं। इनके पास सिर छिपाने की जगह नहीं होती और वो ऐसे हादसों का शिकार हो सकते हैं। नगर निगम प्रशासन लगातार लापरवाही पे आमादा है और नगर निगम की रिसेंट लापरवाही से 2 भिखारियों की जान चली गई है। इसलिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस सब मांगों को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया, जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए 5 फरवरी की डेट नियत की है। इंदौर जिला कोर्ट में भैयूची महाराज सुसाइड केस में उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी बतौर मुख्य गवाह पेश हुई। इसके पहले डॉक्टर आयुषी तबीयत खराब होने का हवाला देकर 5 दिन तारीख को आगे बढ़ाने का आवेदन दे चुकी थी।
इसके पहले भी कई मर्तबा तारीख को आगे बढ़ा चुकी हैं। एक लंबे समय से डॉक्टर आयुषी के बयान को लेकर कोर्ट में खासा इंतजार हुआ है। अपने बयानों में आयुषी ने महाराज के सेवादार विनायक, शरद और पलक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर आयुषी ने कहा कि तीनों महाराज को ब्लैकमेल किया करते थे। पलक महाराज को फंसा देने की बात किया करती थी। सुसाइड नोट को लेकर भी डॉक्टर आयुषी ने कहा कि सुसाइड नोट महाराज की आत्महत्या से पहले उन्हें ब्लैकमेल कर लिखवाया गया था। अब तक इस मामले में भय्यू महाराज की बेटी कुहू समेत 14 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। श्रीमती आयुषी आज बयान देने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुई थी। न्यायालय में बताया है कि ये तीनों आरोपी पलक और जो दोनों आरोपी हैं शरद और विनायक देशमुख, ये तीनों लोग महाराज को प्रताड़ित करते थे, जिसके कारण ये घटना घटित हुई है। अभी ये केस प्रतिप्रेक्षण के लिए दिनांक 1 तारीख को फिर से नियत किया गया है। इस दिनांक को आयुषी का प्रतिप्रेक्षण होगा। मध्य प्रदेश में शराब माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। मुरैना और ग्वालियर में 6 आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया। पहली तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं वो है मुरैना की। जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा गया। दूसरी तस्वीर जो आपको दिखाएंगे वो है ग्वालियर की, जहां 6 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई। ये रासुका शराब माफिया, राशन माफिया, मिलावटखोरों के खिलाफ की गई। जिला प्रशासन के पास लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि ज़िले में राशन माफिया, शराब माफिया और मिलावटखोर सक्रिय हैं। इसके बाद प्रशासन इन पर कार्रवाइयां कर रहा है। जबलपुर नगर निगम के कर्मचारी अरविंद राजपूत हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस ने हत्याकांड में मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया, जिसने अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए इस पूरी वारदात की साजिश रची। महिला ने अपने प्रेमी और एक रिश्तेदार के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। निगम कर्मी अरविंद का शव 22 जनवरी को सदर इलाके में मुर्गी मैदान में पाया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी फेसबुक के जरिए छतरपुर के खेमचंद यादव के संपर्क में आई। इसके बाद दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। महिला अपने रिश्तेदार को लगातार संपर्क में रहा करती थी। आरोपियों ने पहले अरविंद को शराब में जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुए तो अरविंद को किसी बहाने ऑटो में बैठाकर मुर्गी मैदान ले गए, जहां अरविंद के सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। पत्नी ने अपने रिश्ते के भाई एवं प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा एवं अपने पति को पहले जहर देकर मारने की योजना की थी। वो जब फ्रुक्टिफाई नहीं हुआ तब उन्होंने पत्थर से मारकर अपने पति की हत्या कर दी। अभी पत्नी एवं रिश्ते के भाई को गिरफ्तार किया गया है एवं फरार प्रेमी की तलाश की जा रही है। छतरपुर में सागर रोड स्थित देरी तिराहे पर एक ज्वेलर की दुकान पर 4 लाख के सामान की चोरी का मामला सामने आया। हालांकि वारदात को अंजाम देने वाले 3 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन चोरों की तलाश में है। इससे कुछ दिन पहले भी छतरपुर में रिटायर्ड परिवहन कमिश्नर के घर से लाइसेंसी रिवॉल्वर समेत अन्य सामान चोरी हुआ था, लेकिन अब तक पुलिस चोरों को ढूंढ नहीं पाए। देरी रोड पे जो चोरी हुई है उसमें थाना प्रभारी एसडीपी साहब, फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड पहुंच चुका है और आवेदक जब अपनी विस्तृत जानकारी देगा उसके बाद ये बता पाना मुमकिन होगा कि वो कितने की चोरी है। शिवपुरी पुलिस ने बंटी बबली गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के आरोपी बैंक के एटीएम बदलकर ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस ने मामले में 3 आरोपी पकड़े। इस गिरोह में शामिल बबली बीटेकधारी है, वहीं एक आरोपी होमगार्ड का सैनिक है। युवती की गिरोह के सरगना यानी कि बंटी से फेसबुक पर दोस्ती हुई और बाद में ये प्यार में तब्दील हो गई। दोनों होमगार्ड सैनिकों के साथ मिलकर देश भर में अलग अलग स्थानों पर एटीएम बदल कर ठगी को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की। अभी तक आरोपियों ने शिवपुरी जिले में इस तरह की 2 घटनाओं को करना स्वीकार किया है। पकड़े गए आरोपियों में परवेज, होमगार्ड सैनिक तस्लीम और युवती पूनम टाक शामिल है। आरोपियों के पास से 45 अलग अलग एटीएम मिले हैं, जो तकरीबन सभी बैंकों के हैं।
ATM कार्ड वो बदल के और 2 वारदातें हमारे यहाँ हुई थी और उस पर से इनको पकड़ा गया है। इनमें 3 आरोपी हमें मिले हैं, जिससे 2 पुरुष हैं, 1 महिला है। जो महिला है ये बीटेक है और दोनों लड़के अपने को 10+2 पास करना बताते हैं। ये लोग हरियाणा के रहने वाले हैं मूलतः। इंदौर में चौराहों पर लॉकडाउन के समय शुरू हुई अस्थायी मंडियों में अब वही अपनी जगह उन्होंने बना ली है। इसके चलते मंडियों में होने वाले व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हैं। शहर के अधिकांश चौराहों पर चलने वाली अस्थायी मंडियों ने सब्जी और फलों के दाम तक गिरा दिए। इससे आम लोगों को राहत है, लेकिन मंडी में थोक व्यापारियों का कारोबार चौपट हुआ है। यही वजह है कि अब व्यापारी अस्थायी मंडियों को बंद कराने की मांग कर रहे हैं। शहर में अलग अलग जगह 15 से ज़्यादा स्थानों पर अस्थायी मंडियां चल रही हैं। किसान अपना माल सीधे इन्हीं अस्थायी मंडियों में लेकर पहुंचते हैं। जो अस्थायी मंडियां हैं वो किसान कई जगह खुद ही लाके वहीं बेच रहा है, क्योंकि उसको कई जगह समस्याएं आ जाती हैं। अब इस मंडी में भी आवक का भाव बराबर बना रहता है। लॉकडाउन के अंदर उसने आसपास शहर के बाहर की तरफ जो बेचना चालू किया था, उससे उसको उसकी कीमत जो मिलना थी वो डबल तिबल कीमत मिली है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा का अंतिम पेपर 15 मई को होगा और 12वीं का आखिरी पेपर 18 मई को। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल की साधारण सभा की बैठक में इसका फैसला हुआ है। बैठक में दोनों परीक्षाओं का एक टेंटेटिव टाइम टेबल तैयार किया गया है। फिलहाल मंडल ने परीक्षा कार्यक्रम विधिवत जारी नहीं किया है। इन परीक्षाओं में तकरीबन 18.5 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। हर साल बोर्ड परीक्षाएं मार्च में होती हैं और अप्रैल तक चलती हैं। कोरोना काल के कारण स्कूल बंद रहे। इस बार परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होंगी। भोपाल के स्मार्ट सिटी एरिया का पहला प्रोजेक्ट कर्मचारी आवास बनकर करीब 6 महीने पहले तैयार हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट को फिनिशिंग देने के साथ उसे हैंडओवर करने की प्रक्रिया अब भी रुकी पड़ी है। टीटी नगर में स्मार्ट सिटी बसाने के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी ने कर्मचारियों से वहां के सरकारी आवास खाली कराए और कर्मचारियों की मांग पर सबसे पहले कर्मचारियों के आवास बनाना शुरू हुए। सरकारी आवास खाली कर किराए के मकानों में रहने वाले प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को अभी भी नए आवास मिलने का इंतजार है। उनकी मांग है कि नए आवास फिनिशिंग के बाद जल्द से जल्द संपदा विभाग के सुपुर्द किए जाने चाहिए, ताकि कर्मचारियों को ये आवास आवंटित हो सकें। आवास निर्माण की धीमी रफ्तार पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी सवाल उठाए। वहीं इन आवासों को कभी अपनी देखरेख में बनवाने वाले क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का दावा है कि कर्मचारियों को जल्दी आवास मिल जाएंगे। जो बन गए कर्मचारियों को अलॉट करें, उनका 5% जो डी है वो भी दें और ये मकान भी अलॉट करें और रहने जाएंगे। जो कंप्लीट हो चुके हैं मकान, सब चीज़ें इसी क्षेत्र में दें, यहाँ से दूर नहीं जाएं, क्योंकि उनका अभी तक की ज़िंदगी 50 साल से यहीं पे है। तो जो कुछ भी देना है इसी क्षेत्र में दे, जिससे उनको दिक्कत ना हो। स्मार्ट सिटी का काम का सबसे पहला भूमि पूजन हमने सरकारी कर्मचारियों के आवास का, जो इसका आप उल्लेख कर रहे हैं, उनसे किया था। मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी ये आवासों का, जैसा मुझे बताया गया है कि आधिपत्य स्मार्ट सिटी को मिल जाएगा और फिर कर्मचारियों को ये अलॉट हो सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर विधानसभा के विभिन्न वार्डों में पदयात्रा शुरू की। 2 दिन तक चलने वाली इस पदयात्रा में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर विभिन्न मुद्दों को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान, पानी बचाओ अभियान के साथ गंदे पानी से निजात के लिए टोंटी लगाओ अभियान, बिजली बचाओ अभियान, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता, इन सारे कॉज को लेकर वो यात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा में जनप्रतिनिधि के अलावा विभागीय अफसर भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री की 2 दिनों की पदयात्रा है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में यह पदयात्रा शुरू करी है और आप देखेंगे कि पदयात्रा के तहत वो दुकानों पर जा रहे हैं, समझा रहे हैं कि लोग गंदगी नहीं करें। भाई, क्या पदयात्रा का मकसद है इसके पीछे? ये पदयात्रा का मकसद बड़ा साफ है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, सबका ये सोच है कि हमारा शहर, प्रदेश, देश स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो, गंदा पानी ना मिले, पीने को स्वच्छ पानी मिले। तो इन सब के लिए हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं।
लोगों की समस्या भी सुनेंगे इस दौरान, जैसे चलते आ रहा हो हाल का स्पॉट पे निराकरण भी होगा। ये निश्चित रूप से, जैसी अगर कोई विधवा पेंशन है उसे मिलना चाहिए तो उस समस्या को सुनेंगे, बिजली के बिल में कोई समस्या है तो उसका भी समाधान करेंगे, ये सारा काम हम लोग करेंगे। लेकिन मन में ख्याल क्यों आया कि पदयात्रा निकालना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। ये मन में ख्याल इसलिए आया कि हमें जन जागरण, जब लोगों के अंदर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये भावना है, और इस भावनाओं के तहत हम लोगों को प्रेरित करें। मैं जनसेवक हूँ, सेवक हूँ। जब मैं एक संदेश देने की कोशिश करूँगा, जब कचरा मैं सड़क से उठाऊँगा खुद, तो दूसरे मेरे साथी देख करके कचरा उठाने लगेंगे। तो देख सकते हैं कि प्रद्युमन सिंह तोमर जी हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, लोगों से मिल रहे हैं, उनके घर घर जाके पूछ रहे हैं कि आपको किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या कोई समस्या है बिजली की, पानी की। अगर कोई भी समस्या आती है तो उनके साथ में जिला प्रशासन, पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो भी साथ में चल रहे हैं। और जो लोग शिकायत कर रहे हैं तो उनकी कोशिश यही है कि स्पॉट पर जो समस्या है उसका निराकरण करा जा सके। तो प्रद्युमन सिंह तोमर की ये जो यात्रा है 2 दिन तक चलेगी, 29 या और 30, और उस दौरान वो सड़कों पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे पदयात्रा के दौरान, और कोशिश रहेगी कि इसका स्पॉट पर निराकरण किया जाए। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। सेना में भर्ती होकर देशभक्ति का जज्बा दिखाने में महिलाएं कतई पीछे नहीं। जबलपुर में सेना में भर्ती के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से आई युवतियों ने अपना पूरा दम दिखाया। जबलपुर में भारतीय सेना की जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में आज से युवतियों की भर्ती रैली शुरू हुई है, जो 3 फरवरी तक चलेगी। सेना में विभिन्न रैंक में महिलाओं की भर्ती के बाद ये दूसरा मौका है जिसमें बाकी पदों पर भर्ती के लिए महिलाओं को इस तरह चुना जा रहा है। सैन्य अफसरों के मुताबिक भारतीय सेना में भर्ती के लिए 2.5 लाख युवतियों ने आवेदन किया था। 10वीं कक्षा के मार्क्स के आधार पर 10,000 युवतियों को इसमें चुना गया। अब उनकी फिजिकल फिटनेस और लिखित परीक्षा के जरिए विभिन्न सैन्य पदों पर महिलाओं की भर्ती हो रही है। देश में 6 जगहों पर महिलाओं की भर्ती रैली है, जिसमें से एक जबलपुर है। ये हिस्टोरिकली सेकेंड टाइम है कि हम आर्मी में अन्य पदों के लिए लड़कियों की भर्ती कर रहे हैं। देश में 6 अलग अलग जगह में इनकी रैली हो रही है, जिसमें से एक जबलपुर है। जबलपुर में हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।